ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रही है, जिस सोसाइटी के लिए भी होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी होता है। कौन काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव समाज के प्रति, सोसाइटी के भी प्रति होते हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके प्रति भी होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? मैनेजमेंट ये चाहती है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करे, प्रॉस्पर रहे। ठीक है, तो सबसे 3 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहला सर्वाइवल। आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना होगा। नोकिया कंपनी एक टाइम पे फेमस कंपनी थी। मोबाइल्स का मतलब ही नोकिया कंपनी था, और कोई दूसरी कंपनी मार्केट में नहीं थी। लेकिन आज वो सर्वाइव कर रही है? नहीं कर रही। उसका सर्वाइवल ख़त्म हो गया, वो कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला इम्पोर्टेंट मकसद ये रहता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करती रहे, लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करती रहे। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो वेरी इजी है, जो आपको भी पता होना चाहिए, कि प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है। यहाँ पे ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है, जैसे पहले मेरा एक स्टोर था, सपोज़ करो एक जगह पे मेरी एक दुकान थी या स्टोर था, शोरूम था। अब मैंने दूसरे शहर में भी खोल लिया। ये सपोज़ करो दिल्ली में था, ये मुंबई में था, तो मैंने ग्रोथ कर ली ना। अब मैंने एक स्टोर खोल दिया कोलकाता में, अगेन आई एम ग्रोइंग। एक खोल दिया चेन्नई में। ठीक है, या मैं ग्रोथ इस चीज़ को भी बोल सकता हूँ, पहले मैं सिर्फ इंडिया में काम करता था, मेरी कंपनी इंडिया में सेल करती, सपोज़ करो मोबाइल सेल करती थी, अब वो दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल कर रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जब आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, 3 ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये बताने हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरी करने की कोशिश करता है। जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है, जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है, वहाँ उसको पोल्यूशन ज़्यादा करना चाहिए या पोल्यूशन कम करना चाहिए? आप बताओ। कम करना चाहिए। उसको ऐसी मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए कि जिससे पोल्यूशन कम हो। जैसे कि वो सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकती है। तो उसको ध्यान रखना होता है मैनेजमेंट को कि हम जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सोसाइटी को उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स देने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उस सोसाइटी में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, भी जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। ठीक है, उस कम्युनिटी को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकती है, फ्री में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकती है, मेडिकल भी खोल सकती है। जैसे टाटा जो कंपनी है, टाटा ने वही जमशेदपुर में टाटा का प्लांट है, वहाँ पर उन्होंने फ्री स्कूल्स खोले हुए हैं। वहाँ की कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए फ्री स्कूल्स खोले हुए हैं, फ्री हॉस्पिटल्स भी खोले हुए हैं। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी वो पूरा करें, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को, मेथड्स को यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव रहते हैं मैनेजमेंट के। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है। मैंने बताया था, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, इन लोगों को हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैं खुद एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो हम सारे क्या एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इन एम्प्लॉयज़ का भी वो ध्यान रखे। एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं?
एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहते हैं, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ। क्या चाहते हैं? उनको प्रॉपर सैलरी मिलती रहे, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले। वर्किंग कंडीशन मतलब जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी लाइट हो, कैंटीन फैसिलिटी हो, भाई पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, ठीक है, इनको बोलते हैं गुड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, बैठने के लिए चेयर हो, टेबल हो, तो ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो इनको बोलते हैं गुड वर्किंग कंडीशंस। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? वर्किंग कंडीशन जो अच्छी नहीं होती वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करना पड़े। ठीक है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आपको काम करने को मिले, प्रॉपर लाइटनिंग ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। वेंटिलेशन का मतलब होता है जहाँ हवा भी अच्छे से पास ना हो पाए। ठीक है, ये सब कंडीशंस ना हो। पीयर होता है, ग्रुप पीयर होता है जो लोग साथ में उनके काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनमें रिकॉग्निशन मिले। एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है? मेरी बार बार ट्रेनिंग होती रहे, क्योंकि ट्रेनिंग होएगी तो नई चीज़ सीखेगा, नई चीज़ सीखेगा तो उसको नई स्किल आएंगी, नई स्किल्स आएंगी तो उसका प्रमोशन का चांस बढ़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को बार बार ट्रेनिंग कराना और उनको रिकॉग्निशन देना। तो यहाँ पे इस चार्ट में इसने बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट में हमने तोड़ दी, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। रिकैप कर देता हूँ। सर्वाइवल बताया था मैंने, नोकिया का एग्जांपल दिया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो सर्वाइव भी कर जाती हैं, प्रॉफिट भी कमाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट क्या चाहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सर्वाइव करती रहे लॉन्ग टर्म में। प्रॉफिट अर्न करना तो सबको पता है, प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है। एंड देन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज़ कर दें। एंड दीज आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इजी, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव यू विल सी। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको देखना है। MCQs यू विल डू, कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज पूछ लेना। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए, अब क्या इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक अच्छे से पढ़ा है डेफिनेशन और सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंस बता सकता है। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प करती है गोल को अचीव करने में। जो इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनकी सारी एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाती है, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। दिस वर्ड इज़ कमिंग अगेन एंड आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, ये सब होता है एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो आपकी कॉस्ट कम रहेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और आपकी वेस्टेज कम से कम रहेगी। और ये सब चीज़ें होने से क्या होएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एफिशिएंसी बढ़ने से हमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, डायनामिक का मतलब होता है चेंज। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देता है जिसके अंदर चेंज ईजिली लेके आया जाए। ये चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ गई, क्यों ऑनलाइन क्लासेस इसलिए लेनी पड़ गई क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना कहाँ से आया, बाहर से। हमारे सपोज करो हमारा ये स्कूल है, ठीक है, हमारा ये स्कूल है। अब कोरोना कहीं पे चाइना में कहीं पे भी कोरोना हो गया और कोरोना यहाँ भी आ गया। तो कोरोना आने के कारण हमारे इंस्टीट्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, हमारा स्कूल बंद हो गया। ठीक है, हमारा स्कूल बंद हो गया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, बाहर कोई चेंज आया। देखो बाहर कोई चेंज आया, उसकी वजह से हमारा स्कूल बंद हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया ना। तो इससे क्या पता लगता है, अगर बाहर कुछ एक्टिविटी होती है तो उससे हमारे इंस्टीट्यूशन या स्कूल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्या हुआ, हमने बोला कि भाई आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दो। तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दो तो कुछ टीचर्स कंफर्टेबल नहीं थे,
कुछ टीचर कंफर्टेबल नहीं थे। क्यों कंफर्टेबल नहीं थे? क्योंकि उनका पुराना तरीका था क्लासरूम में जाके पढ़ाना। क्लासरूम में जाके पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता है। पूरा लाइफ उन्होंने क्लासरूम में जाके ही पढ़ाया। तो उनको बोलो ऑनलाइन पढ़ा दो, तो वो क्या बोले, नहीं, हमसे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अब पूरी सिचुएशन देखो आप, क्या सिचुएशन है। अब मैं पूरा केस देखो। केस ये है कि बाहर कोई चेंज आया, बाहर चेंज आने से हमारे स्कूल में वो चेंज आया, हमारा स्कूल बंद हो गया। अब स्कूल बंद हो गया तो हमने नया तरीका ढूंढा कि हम ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ टीचर कंफर्टेबल नहीं थे। इसका क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं ना हमारी कंपनी में, एम्प्लॉयज़ वो अपने पुराने तरीक़ों पे चलना चाहते हैं हमेशा। कुछ भी नया तरीका आएगा, कुछ भी चेंज आएगा तो उसके लिए वो मना करेंगे, क्योंकि चेंज लेके आना, नया तरीका सीखना पड़ेगा, उनको अपने पुराने तरीके छोड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ तैयार नहीं होते। अब मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि नहीं, आप चेंज के लिए रेडी रहो और ये नई चीज़ जो भी आई है इसको सीख लो। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है? हमेशा नई चीज़ें हमें सिखाता है। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको नई चीज़ें सिखाता है, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, डायनामिक हो जाते हैं। मतलब वो चेंज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़, उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो स्कूल का भी कुछ मेरे से ऑब्जेक्टिव है और मेरा भी स्कूल से कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे कोई भी एम्प्लॉई है, सपोज करो मैं एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मेरे से कुछ चाहती है और मैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मेरे से चाहती है कि मैं हार्ड वर्क करूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मेरे से चाहती है कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहता हूँ? मुझे अच्छी सैलरी मिले, ठीक है, मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन चाहती है एम्प्लॉयज़ से, और एम्प्लॉयज़ ये सब चीज़ें चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा, तो खुद ब खुद प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे और उनकी सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे हेल्प करती है? अगर मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं तो अपने आप ही एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। कैसे? फिर से बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन है इन दोनों में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के प्रति भी होते हैं, वो आप एक बार दोबारा देख लेना। और जब मैनेजमेंट सारे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव पूरे कर देती है तो सोसाइटी का तो डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। ओके, अभी ये सब MCQs और ये सब आप देख लेना। अब आता है मेन टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? कोई कहता है मैनेजमेंट आर्ट है, कोई कहता है मैनेजमेंट साइंस है, कोई कहता है मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, हम पहले तो इन तीनों शब्दों को समझेंगे। साइंस क्या होती है, आर्ट क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है। इन तीनों को समझना है, फिर इन तीनों को कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। फिर इन तीनों कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, और फिर देखेंगे मैनेजमेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। अगर होती हैं, अगर साइंस की सारी चीज़ें मैनेजमेंट में मिल गई तो मैं इसको साइंस बोल दूंगा, नहीं मिली तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस होती क्या है। साइंस कुछ नहीं होता बेटा। साइंस क्या होती है? कॉज एंड
एंड इफेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। मतलब साइंस हमेशा ये ढूंढती है किसी भी चीज़ में, ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, और उन रीजंस के बेस पे वो क्या बना देती है, प्रिंसिपल्स बना देती है, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है भाई, अगर मुझे साइंस में पढ़ाई करनी है, अगर मुझे साइंस की पढ़ाई करनी है तो क्या मुझे साइंस की किताबें मिल जाएंगी? मार्केट में अवेलेबल हैं साइंस की किताबें, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये कोर्सेज हैं। अगर ये सारी चीज़ हैं तो मैं कहूँगा उसकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो साइंस के लिए तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा, बीएससी एमएससी, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको टीचर्स भी मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी मिल जाएंगी। क्लियर? इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब वो नॉलेज, आपको साइंस की नॉलेज अगर गेन करनी है, आपको साइंस की नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए आपके पास ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। अब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, एमबीए और सारी चीज़ मिल जाएंगी, मैनेजमेंट की बुक्स भी मिल जाएंगी जो आप पढ़ रहे हो, टीचर्स भी मिल जाएंगे, स्कूल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको उनके कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब साइंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैनेजमेंट में है। सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस की, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में या कहीं बाहर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उनको प्रिंसिपल्स बोल देते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये चीज़ बड़ी ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उनका बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब वो चेंज नहीं होते, जो प्रिंसिपल जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस बताया था मैंने, न्यूटन्स के जो लॉ हैं और बहुत सारे लॉ हैं, ग्रेविटी के लॉ हैं, भाई आप बॉल ऊपर फेंकोगे तो हमेशा नीचे ही आएगी। तो ये प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये चेंज नहीं होते। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि प्रिंसिपल साइंस में भी पाए जाते हैं और प्रिंसिपल मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं। प्रिंसिपल साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगते हैं और मैनेजमेंट के भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगते हैं। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमेशा ट्रू रहेंगे, हमेशा एक जैसे रहेंगे, चेंज नहीं होएंगे। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, साइंस की, मैनेजमेंट में कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है, पार्शली प्रेजेंट है। पार्शली का मतलब फुली प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में नहीं है पूर्ण रूप से, इसलिए मैनेजमेंट साइंस नहीं है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल, मतलब बताया था ना, कल भी बताया था, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह, एवरीवेयर। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह एक जैसे रहेंगे और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह एक जैसे नहीं रहेंगे। सीधा सा एग्जांपल है, अफ्रीका है जो गरीब कॉन्टिनेंट है, गरीब देश है, वहाँ आप किसी को खाने के लिए भी कह दें कि मैं आपको शाम को खाना दे दूंगा, आप पूरा दिन काम कर दो, तो आपके लिए काम कर देगा।
इसी प्रिंसिपल को मैं अमेरिका में लगाता हूँ, जहाँ लोग डेवलप्ड हैं, जहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है, और मैं कहूँ नहीं आपको शाम को खाना दे दूँगा, आप मेरे लिए पूरा दिन काम कर दो, तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खाना मेरे पास पहले से ही है, मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ अफ्रीका में किसी और तरह काम कर रहा है और अमेरिका में किसी और तरह काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल नहीं हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ, कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ प्रिंसिपल्स तो प्रेजेंट हैं, जैसे ये वाला प्रेजेंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाला आधा प्रेजेंट है, पूरा नहीं है, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं और कुछ नहीं है, इसलिए मैं मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस कहूँगा, एग्जैक्ट साइंस नहीं, इन एग्जैक्ट, या मैं उसको सोशल साइंस कहूँगा, प्योर साइंस नहीं कहूँगा। अब आते हैं आर्ट पे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है एक ऐसी नॉलेज जिसमें आपको कुछ स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आपको उस चीज़ में परफेक्शन आए। इस चीज़ को आर्ट बोलते हैं। अब आर्ट का भी मेन फीचर पहले क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब अगर आपको आर्ट सीखनी है तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको टीचर्स मिल जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी जी। आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग का कोर्स अवेलेबल है, पेंटिंग्स के लिए बुक भी अवेलेबल है, टीचर्स भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट का भी हमें पता है कि मैनेजमेंट अगर आप पढ़ने जाते हो आपको कोर्सेज मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी, टीचर्स भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सारी चीज़ें पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ तो अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब जो भी चीज़ आप सीख लेते हो उनको अपने तरीके से अप्लाई करते हो। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि राग जो होते हैं, सारे गामा, जो भी राग्स होते हैं, सात तरह के होते हैं, आपको पता है सारे गामा, वो सब लोग राग तो सीख लेते हैं, लेकिन उनको अप्लाई अलग तरीके से करते हैं, जिससे अलग अलग गाने, अलग अलग धुन बना लेते हैं वो। इसलिए हर म्यूजिशियन अलग हो जाता है, हर म्यूजिशियन में अलग अलग क्वालिटीज़ आ जाती है। क्यों? चीज़ तो एक ही सीखी सभी ने, चीज़ तो एक ही तरह की सीखी सभी ने, लेकिन उसका एप्लीकेशन उन्होंने अपने पर्सनल तरीके से, अलग तरीके से किया। इसी तरह मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट में भी वो मैनेजर्स जो होते हैं वो एक तरह की पढ़ाई करते हैं, सेम, देखो लर्न सेम, एक तरह की चीज़ें पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को वो डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लगाते हैं। मतलब उन्होंने अपनी पर्सनल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आर्ट में भी पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए और मैनेजमेंट में भी उनको पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कोई भी पेंटर है, कोई भी म्यूजिशियन है, कोई भी क्रिकेटर है, या जो कोई भी गेम खेलता है, वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएगा, उतना ही उसमें उसकी जो आर्ट है उसके अंदर ज़्यादा परफेक्शन आएगी, ठीक है। उतनी ज़्यादा, जैसे एक्टर्स हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक्टिंग की तो उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। मैनेजमेंट में भी बेटा ऐसे ही होता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उतना ही अच्छा मैनेजर बन पाएगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल को मैनेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्लास को मैनेज कर रहा हूँ, और उधर प्रिंसिपल है जो स्कूल को मैनेज कर रही हैं कम से कम 7 साल से, और मैं स्कूल को मैनेज कर ही नहीं रहा। कल को मेरे को बोल दे कि भाई आप स्कूल को मैनेज करना शुरू कर दो, तो नेचुरल सी बात है जो मेरी मैनेजरियल स्किल होंगी वो कम होंगी प्रिंसिपल के मुकाबले, इनकी ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच कर गई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं क्योंकि उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट वाली मैच करती हैं, इसलिए मैनेजमेंट को बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरों से काम करवाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप देख लेना।
अब ये कहना ये चाह रहा है कि मैनेजमेंट जो है बोथ मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, प्योर पूरी तरह साइंस नहीं है, क्योंकि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें है, एक आदि है और एक है ही नहीं। तो मैनेजमेंट कुछ साइंस तो है ना, पूर्ण रूप से साइंस नहीं लेकिन कुछ साइंस है। और आर्ट क्या है, आर्ट पूरी है। तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और आर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, ये साइंस की हैं और ये तीनों आर्ट्स की हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है भाई, बोला हुआ आपने, सुना हुआ कभी, इसका ये प्रोफेशन है, ये इस प्रोफेशन में काम करता है। मैं सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल लेके चलूँगा। डॉक्टर्स जो काम करते हैं उसको डॉक्टर्स को बोला जाता है ये प्रोफेशनल हैं। या लॉयर का एग्जांपल ले लो, लॉयर्स भी प्रोफेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन को सीखने के लिए उनको स्पेशल नॉलेज चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्पेशल नॉलेज नहीं है। मैं लॉयर का भी काम नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेशल नॉलेज मैंने सीखी नहीं। तो आपको प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है और उसकी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी यहाँ पे। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है क्या? कल को मैं कहूँ कि भाई देखो मैंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी मैं एक हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, तो ये इल्लीगल हो जाएगा, मुझे कोई भी खोलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास वो डिग्री नहीं है। तो कोई भी आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी ABCD आदमी आके डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन यहाँ पे ये मेजर कमी है, आपको कमी अब पता लगेगी। कोई भी आदमी मैनेजर बन सकता है। मैनेजर बनने के लिए उसको कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी शॉप खोल ली, अपनी शॉप खोल ली और एक और शॉप खोल ली और एक तीसरी भी शॉप खोल ली और एक चौथी भी शॉप खोल ली, 1 2 3 4। तो मैं चारों शॉप्स को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने अपने छोटे भाई से बोल दिया भाई पहली और दूसरी शॉप को तू मैनेज कर ले और तीसरी और चौथी शॉप को मैं मैनेज कर लेता हूँ। और जो मेरा भाई वो पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन वो फिर भी उसको मैनेज कर रहा है। तो क्या कोई आके कह सकता नहीं इसको दुकान बंद करो भाई ये इल्लीगल है? नहीं कह सकता। लेकिन मैं कहूँ उसको, छोटे भाई को जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको, अरे तू डॉक्टर बन जा, ये डॉक्टर वाली है शॉप है, ये तू चला ले, तू लोगों को इलाज करना शुरू कर दे, तो इस केस में वो चीज़ क्या हो जाएगी, इल्लीगल हो जाएगी, उसको पुलिस भी पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। और मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैनेजमेंट के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो यहीं से पता लग गया हमें कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है वो बता दिया। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़े थे कि पढ़ने के लिए किताब होनी चाहिए, टीचर होने चाहिए, कोर्स होना चाहिए, वो सब मैनेजमेंट में चारों चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो सब चीज़ें प्रोफेशन के लिए भी होनी चाहिए। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो मैच कर गई भाई। दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है भाई प्रोफेशन वाला काम वही लोग कर सकता है जिसने वो पढ़ाई पढ़ी हो, जिसके पास वो डिग्री हो। ऊपर एग्जांपल दिया था जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। MBA की डिग्री कर रखी हो या MBA की डिग्री ना कर रखी हो तब भी आप मैनेजर बन सकते हो। तो ये कह रहा है कि प्रेजेंटली प्रोफेशन की ये क्वालिटी मैनेजमेंट में नहीं है, तो ये वाली नहीं है। सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। सॉरी, प्रेजेंट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जब डॉक्टर्स बनते हैं, जो उनको डिग्री मिलती है, डिग्री कौन देता है, कॉलेज देता है। डिग्री तो कॉलेज देता है, लेकिन ऊपर उनकी एक प्रोफेशनल बॉडी बनी हुई है जिसको बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया।
तो जब भी कोई डॉक्टर बन जाता है उसको यहाँ पे भी रजिस्टर, इसमें भी रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कोई लॉयर बनता है तो लॉयर की डिग्री तो कॉलेज दे देगा आपको, लेकिन लॉयर्स को भी वहाँ पे जाके बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन अगर कोई मैंने एमबीए कर लेता है, एमबीए कर लिया, एमबीए की डिग्री उसको कॉलेज दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहीं जाके रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनकी कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन या कोई भी प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी मैच नहीं की। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, अब ये बताया मैंने, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, डॉक्टर्स की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया होती है लॉयर्स की, तो ये कुछ ना कुछ कोड, कुछ ना कुछ रूल्स बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उन रूल्स को सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई रूल बना दिया, ठीक है, तो उस रूल को सभी डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई बॉडी थी ही नहीं, तो रूल कहाँ से बनेंगे, कोड कहाँ से बनेंगे, एथिकल कोड कहाँ से बनेंगे, तो ये भी मैच नहीं करती, और सर्विस मोटिव भी मैच नहीं करता। तो मैं कह सकता हूँ प्रोफेशंस मैनेजमेंट, अभी प्रोफेशन की क्वालिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर अभी नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है कि फ्यूचर में मैनेजमेंट भी प्रोफेशन बन सकता है अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर ले आई जाएं तो। अब हम पढ़ते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट एज ए साइंस बताया था, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, साइंस पूरी नहीं है। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, यस बोथ साइंस एंड आर्ट है, लेकिन साइंस का कुछ पार्ट है और आर्ट का पूरा पार्ट है। मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है, सिर्फ एक क्वालिटी मैच करती है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।